नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे असहयोग आंदोलन पर। यह राष्ट्रीय आंदोलन का वह मोड़ था जिसके बाद कांग्रेस पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता था कि वह मात्र मुट्ठी भर लोगों की संस्था है। इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस आंदोलन के पीछे क्या कारण थे और यह आंदोलन अपनी प्रगति के दौरान कौन कौन से चरणों से होकर गुजरा। साथ ही हम करेंगे इस आंदोलन का मूल्यांकन और करेंगे कुछ मेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। भारत लौटते समय इन्होंने इंग्लैंड में गरीबों के लिए एक निःशुल्क अस्पताल खुलवाया था और ये जो दौर था 1915 का जो विश्व था वह प्रथम विश्व युद्ध से ग्रस्त था। भारत आकर गांधी जी राजभक्त के रूप में उभरे और भारतीय युवाओं से अपील की कि वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल होकर उनका सहयोग करें। यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा और केसर हिंद की उपाधि से नवाजा। पर ऐसे क्या कारण थे कि गांधी जी अचानक राजभक्त से राजद्रोही हो गए और असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। यदि हम समकालीन परिस्थितियों को देखें तो कुछ ऐसी परिस्थितियां नजर आती हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने रोलट एक्ट पारित किया था, जो अत्याचार मूलक कानून था। इसमें अपील, वकील, दलील की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इस एक्ट को जब पारित किया गया तो ज़्यादा आक्रोश पंजाब में हुआ था और उस दौरान रोलट सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, पर ब्रिटिश सरकार रुकी नहीं थी। भारतीयों पर अत्याचार की सीमाओं को लांघा था जलियांवाला बाग हत्याकांड ने, जिसने भारतीयों के हृदय को झकझोर कर रख दिया था। इन परिस्थितियों में सरकार ने 1919 का अधिनियम भी पारित किया था, पर वो भी किसी प्रकार की कोई सुधार भारतीयों को देने में असफल रहा था। इसी दौर में खिलाफत का मुद्दा उठा था और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का ब्रिटिश सरकार ने काम किया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संकट इतना गहराया हुआ था कि जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ था। खान पान और दैनिक उपभोग की वस्तु इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी कि आम आदमी के लिए खरीदना बहुत दूभर हो गया था। इन सभी परिस्थितियों से गांधी जी का हृदय दहल उठा। उन्होंने कहा कि अब ब्रिटिश सरकार का सहयोग संभव नहीं, अब ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह असहयोग किया जाएगा। और इसी के चलते 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया। पर इसी दिन भारतीय राजनीति ने अपने बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को खो दिया। इनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा था, मैंने अपना राइट हैंड खो दिया, यह मेरा सबसे मजबूत पक्ष था। तिलक की मृत्यु के पश्चात भी आंदोलन नहीं रुका और जगह जगह देश के विभिन्न स्थानों में शोक दिवस के साथ आंदोलन की शुरुआत की गई। गांधी जी ने भी अपनी उपाधियों को त्यागा, केसर हिंद, जुलू पदक और बोर पदक, और इस समर में कूद पड़े, जो समर था जो न कभी 1857 के पहले देखा गया था और न 1857 के बाद। अभी तक जितने भी आंदोलन भारतीय राजनीति में चले थे वो सब नेतृत्व प्रधान थे, अर्थात यदि नेतृत्व गिरफ्तार हो जाए तो आंदोलन समाप्त हो जाया करता था। जैसे होम रूल आंदोलन चले हैं, जैसे तिलक और एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हुई तो आंदोलन भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार के अन्य छोटे मोटे जो आंदोलन हुए वो सब नेतृत्व प्रधान हुआ करते थे। यदि नेतृत्व गिरफ्तार हो गया तो आंदोलन भी खत्म। पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कार्यक्रम प्रधान बनाया। मतलब था कि यदि नेतृत्व गिरफ्तार भी हो जाए तो भी कार्यक्रम समाप्त नहीं होते थे और आंदोलन चलता रहता था। गांधी जी ने मोहम्मद अली के कहने पर इस आंदोलन के कार्यक्रम को निर्धारित किया, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक कार्यों की सूची को शामिल किया। नकारात्मक कार्यों में उपाधियों व राज के सम्मानों का त्याग, गांधी जी अपने पदक त्याग भी चुके थे। इसके अलावा सरकार और सरकार से संबद्ध विद्यालयों महाविद्यालयों का बहिष्कार, न्यायालय का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवा से त्यागपत्र और विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार जो होने थे 1919 के अधिनियम के आधार पर। सकारात्मक कार्यों की सूची में गांधी जी ने शामिल किया राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ग्राम पंचायतों की स्थापना, कताई बुनाई को प्रोत्साहन
ताकि भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जा सके, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, खादी को प्रोत्साहन, छुआछूत का अंत और अहिंसा पर बल। गांधी जी ने कहा कि यदि 1 वर्ष तक मेरे अनुसार अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन चलाया जाता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 वर्ष के भीतर ही आपको स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। गांधी जी ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द को अब तक उग्रवादी नेता प्रयोग करते आ रहे थे, पर स्वराज्य शब्द को लेकर वो असमंजस की स्थिति में थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरे चचेरे भाई मगनलाल गांधी ने मुझे कहा था कि आप सदाग्रह शब्द को शामिल कीजिए, पर मुझे स्वराज्य अच्छा लगा और मैंने स्वराज्य को ही शामिल कर लिया। गांधी जी को ये लगता था कि यदि आंदोलन को अखिल भारतीय रूप देना है तो उसे कांग्रेस का मंच मिलना बेहद जरूरी है, और ये सत्य भी था क्योंकि उस दौरान अखिल भारतीय संगठन कांग्रेस ही हुआ करती थी और कांग्रेस से बिना गांधी जी व्यक्तिगत स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख भी खतरे में आई हुई थी। तो इस परिस्थिति में कांग्रेस ने विशेष अधिवेशन बुलाया सितंबर 1920 में, जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। देखिए, लाल बाल पाल का जो गुट था, इस गुट में केवल लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। एग्जाम में पूछा गया है। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना प्रस्ताव पेश किया और कहा कि अब ब्रिटिश सरकार का सहयोग संभव नहीं और अब कांग्रेस को भी अपने मंच से असहयोग आंदोलन को स्वीकृति देनी होगी। परंतु इस अधिवेशन में गांधी जी के इस प्रस्ताव के बड़े बड़े दिग्गज नेता विरोधी थे। स्वयं लाला लाजपत राय, जो इससे पूर्व ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और छात्रों के विभिन्न संगठनों का नेतृत्व कर चुके थे, वे भी ये चाहते थे कि गांधी जी ने जो शिक्षा के बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल किया है उससे छात्रों के भविष्य के प्रति खिलवाड़ होगा, उसको हटा देना चाहिए। एनी बेसेंट तो यहाँ तक कहती थी कि जब भारत आज़ाद होगा तो गांधी जी की सबसे बड़ी विफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि गांधी जी जनता को सिविल नाफरमाने की आदत डाल रहे हैं। सी.आर. दास, जिनकी स्थिति बंगाल में काफ़ी मजबूत हो गई थी, वो भी ये कह रहे थे कि विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार करने की क्या आवश्यकता है, हमें तो 1919 के अधिनियम के आधार पर जो चुनाव होंगे उनमें शामिल होना चाहिए और विधानमंडल में पहुंचना चाहिए, वहाँ ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। तो तमाम परिस्थितियों के बावजूद यह अधिवेशन असफल रहा और इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका, परंतु आंदोलन गांधी जी ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में ही चलाए रखा। पर गांधी जी का मुख्य लक्ष्य यही रहा कि जस तस कांग्रेस इसे अपने मंच से स्वीकारे। इसी बीच मोतीलाल नेहरू गांधी जी के समर्थक भी हो चुके थे और वो कहीं ना कहीं इस बात से भी परिचित थे कि संयुक्त प्रांत, जो कि मोतीलाल नेहरू का गढ़ था, वहाँ कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि यदि असहयोग आंदोलन का समर्थन कांग्रेस करती है तो संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और आने वाले समय में उन्हें इलेक्शन लड़ने में सहायता होगी। तो जब कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता वी राघवाचार्य ने की, इस अधिवेशन में स्वयं सी.आर. दास ने प्रस्ताव पेश किया और मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे बड़े दिग्गज नेताओं ने जैसे ही इसे समर्थन दिया तो पूरे अधिवेशन में इस प्रस्ताव को प्रचंड बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार जन कार्यवाही के प्रति प्रतिबद्ध हुई, अर्थात पहली बार राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस की 15 सदस्यीय कार्यकारिणी निर्धारित की गई। ये कार्यकारिणी गांधी जी ने होम रूल सोसाइटी से प्रभावित होकर बनाई थी, क्योंकि रोलेट सत्याग्रह में वे होम रूल सोसाइटी के महत्व को देख चुके थे और जब असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था तो वो रोलेट सोसाइटियों को पत्र लिख चुके थे, उनके कार्यकर्ताओं को पत्र लिख चुके थे कि वो आंदोलन में कूद पड़ें। इसके अलावा 300 सदस्यीय अखिल भारतीय समिति का गठन किया गया था। साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषाओं में कांग्रेस समितियों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया था। गांधी जी ये चाहते थे कि कांग्रेस का जनाधार बढ़े, इसलिए गांधी जी ने निर्धारित किया था कि जो कांग्रेस की सदस्यता का शुल्क है उसको कम कर दिया जाएगा और उसे 25 पैसे अर्थात 4 आना कर दिया जाएगा। इससे कांग्रेस का जनाधार बढ़ना था।
इन्हीं सदस्यों को चवन्या सदस्य कहा गया। जैसे ही इस अधिवेशन में स्वीकृति प्राप्त हुई तो असहयोग आंदोलन अपनी प्रगति में, अपने स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन ले आया। तो इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर इसकी प्रगति को हम ऑफिशियली 4 चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चरण जनवरी से लेकर मार्च 1921 तक का है। दूसरा चरण अप्रैल से जुलाई 1921 तक का है। तीसरा चरण जुलाई से नवंबर 1921 तक का है और चौथा चरण नवंबर से फरवरी 1921 तक का है। पहले चरण में यदि हम देखें, जो जनवरी से मार्च 1921 तक का चरण रहा है, इसमें असहयोग आंदोलन केवल बुद्धिजीवी वर्ग तक सक्रिय रहा। इसमें मुख्यतः 2 बातों पर बल दिया गया था कि विद्यार्थी सरकारी नियंत्रण वाले विद्यालयों और महाविद्यालयों को छोड़ दें। हालांकि इस बात का रविन्द्रनाथ टैगोर भी विरोध कर रहे थे, पर फिर भी यह कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहा था। और दूसरा, वकील अपनी वकालत छोड़ दें। आंदोलन के पहले महीने में ही हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों कॉलेजों को छोड़ा और इस कार्यक्रम को ज़्यादा लोकप्रियता मिली पंजाब में, जहां लाला लाजपत राय इसे नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, और दूसरे नंबर पर सफलता मिली बंगाल में, जहां CR दास इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इसी नकारात्मक कार्य के साथ सकारात्मक कार्य भी जोड़े गए और राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए। इनमें हम देखें जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ प्रमुख हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसी आंदोलन के दौरान पहली बार राजनीति में प्रवेश किया और उन्हें राष्ट्रीय महाविद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया। वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया और ये बड़े बड़े वकील उस दौरान हुआ करते थे, जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, MR जेकर और दक्षिण भारत में देखें C राजगोपालाचारी। दूसरा चरण इस आंदोलन का जब रहा तो था अप्रैल 1921 से जुलाई 1921 तक। इस चरण की शुरुआत हुई कांग्रेस की विजयवाड़ा बैठक से, जो आयोजित हुई अप्रैल 1921 में। इस बैठक में यह समझा गया कि देश अभी सविनय अवज्ञा के लिए पर्याप्त रूप से संगठित नहीं है। अतः चरखा और तिलक स्वराज्य फंड जो बनाया जा चुका है नागपुर अधिवेशन के दौरान, और कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे और 30 जून तक तिलक स्वराज्य कोष के लिए 1 करोड़ सदस्यों की भर्ती की जाएगी और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उनसे 20 लाख चरखे बांटे जाएंगे। इसी बैठक में पिंगली वेंकैया ने गांधी जी को झंडा भेंट किया था। ये जब बैठक चल रही थी तो वहाँ गांधी जी से एक युवक ने कहा था कि गांधी जी, खादी बहुत महंगी है, आप खादी पहनने का आह्वान कर रहे हैं, जबकि विदेशी बहुत सस्ते हैं। तब गांधी जी ने कहा था, खादी पहनो, भले ही आधा पहनो, लो आज से मैं भी आधे ही कपड़े में रहूँगा। तो गांधी जी ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया था और यहाँ के बाद देखने को मिला कि गांधी जी खुले जामे में रहे, मतलब उनका धड़ जो है ऊपर से नंगा रहा और गांधी जी ने लंगोट में रहने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के इस आह्वान के पश्चात देखते ही देखते चरखे की और खादी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। खादी तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनकर उभरी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्वीकार किया है कि खादी उस दौरान एक फैशन के रूप में उभर कर सामने आई थी। तिलक स्वराज्य फंड अपने लक्ष्य से भी आगे निकल चुका था। यद्यपि कांग्रेस की सदस्यता का लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ था, पर इसकी सदस्य संख्या 50 लाख तक पहुंच गई थी। अर्थात ये वो संख्या थी कि कांग्रेस लगभग घर घर तक पहुंच चुकी थी और इसी के साथ आंदोलन अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका था, जो था जुलाई 1921 से नवंबर 1921 तक। इस चरण की शुरुआत में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें फिर से स्वीकार किया गया कि जनता में अभी भी सिविल नाफरमानी चलाने लायक जागृति नहीं आ पाई है। अतः आंदोलन के स्वदेशी आधार को मजबूत करने के लिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इस बैठक के पश्चात देखने को मिला कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर तक जाते थे और विदेशी कपड़े को इकट्ठा करते थे और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चौराहे पर जाकर उनकी होली जला देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये तो निष्ठुर बर्बादी है, कि ये तो लोग खरीद चुके हैं, आप जो कपड़ा खरीद चुका है और गरीब आदमी है उसके आप पगड़ी तक जलवा दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। तब गांधी जी ने कहा था कि इन विदेशियों के साथ जो इतने क्रूर और अत्याचारी हैं, यही सर्वोत्तम व्यवहार है।
इसी आंदोलन में विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरना प्रदर्शन देना भी शामिल था। इन सब का परिणाम ये देखने को मिला कि 1920-21 में जहां 1 अरब 2 करोड़ रुपया का व्यापार हुआ था विदेशी कपड़ों का, 1921-22 में घटकर मात्र 51 करोड़ रह गया। मतलब था कि गांधी जी भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता देने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ जो स्वदेशी व्यापारी वर्ग था उसको भी इन्वेस्टमेंट का एक सुरक्षित आधार मिल रहा था, वो भी एक अच्छा काम कर सकते थे और देसी उपकरणों में अपना इन्वेस्टमेंट करके लाभ कमा सकते थे। पर व्यापारियों का एक गुट ऐसा भी था जो असहयोग आंदोलन का विरोधी था। इस गुट के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी और इसके संस्थापक सदस्य थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जो इसके अध्यक्ष थे, जमुना दास, द्वारिका दास, कावसजी जहांगीर, फिरोज सेठना और शीतलवाड़। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसी चरण में ताड़ी की दुकानों के आगे धरना देने का कार्यक्रम भी देश के कई हिस्सों में लोकप्रिय रहा। इसमें महिलाएं जो अपने पतियों से पिटती थी, जो शराब पीकर आते थे, इनके साथ मारपीट करते थे, वो दुकानों के सामने बढ़ जाती थी, धरना देती थी। हालांकि यह कार्यक्रम आंदोलन की मूल योजना में शामिल नहीं था। आबकारी उस दौरान भी रेवेन्यू का एक प्रमुख साधन हुआ करती थी, आज भी प्रमुख साधन है। तो इस कार्यक्रम के बाद सरकार की आबकारी आय में बेहद कमी आ गई। मजबूरन ब्रिटिश सरकार ने सारी नैतिकता को ताक पर रखते हुए लोगों से अपील की कि शराब पीने के अनेकों फ़ायदे हैं, जो शराब पीता है वो महान होता है। जैसे नेपोलियन ने शराब पी, नेपोलियन महान हो गया। जूलियस सीजर ने शराब पी, जूलियस सीजर महान हो गया। तो जो जो शराब पीता है वो महान होता है। आप भी शराब पियो, आप भी महान बनो। पर आंदोलन अब बहुत आगे पहुंच चुका था। आंदोलन की प्रगति इतनी प्रभावी थी कि ब्रिटिश सरकार किसी भी कार्यकर्ता पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं थी। इसी चरण में मोहम्मद अली ने आह्वान कर दिया कि किसी भी मुसलमान को सेना में भर्ती रहना इस्लाम के विरुद्ध है। तो यह ब्रिटिश सरकार के सामने एक चुनौती बनकर उभरा और सरकार ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि इनसे पहले 2 नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिनमें सी.आर. दास और उनकी पत्नी बासंती देवी थे। ये आंदोलन में गिरफ्तारी की पहली घटना थी। 17 नवंबर 1921 का समय था। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा थी। इसी दौरान गांधी जी बम्बई में एल्फिंस्टन मिल के अहाते में मजदूरों का एक सम्मेलन कर रहे थे। उधर से प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत कुछ लोग आ रहे थे, इधर से मजदूर जा रहे थे। दोनों के बीच झगड़ा हो गया और इस झगड़े में 52 लोग काल कवलित हो गए। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस को गोली चलाकर स्थिति को काबू करना पड़ा। गांधी जी को जब लगा कि स्थिति कंट्रोल से बाहर जा सकती है तो वो 3 दिन के लिए अनशन पर बैठे, तब जाकर कहीं हिंसा की आग ठंडी पड़ी। इस चरण में असहयोग आंदोलन निचले स्तर पर पहुंच चुका था। अवध में किसान सभाओं की स्थापना हो गई थी, जिसने बेदखली रोको आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। आगे उत्तर प्रदेश में ही मदारी पासी ने एक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर दिया था, जो कर न देने से संबंधित था। आंदोलन अपने 3 चरणों से होकर गुजर चुका था। गांधी जी ने जो 1 वर्ष का आश्वासन लोगों को दिया था, जिसके बदौलत लोगों को लगा था 1 वर्ष की बात है, अपने शटर डाल दो, आंदोलन में कूद कोड़ो, क्या पता स्वराज्य की प्राप्ति हो जाए, तो उस समय अब क्रॉस हो चुका था। लोगों का सब्र टूट चुका था और इसी के साथ असहयोग आंदोलन एक अनियंत्रित आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया था। अली बंधुओं को मुस्लिमों के सैनिक सेवा में भर्ती होना इस्लाम के विरुद्ध है कि आह्वान पर उन्हें देश से निकाला दे दिया गया था। फलस्वरूप हजरत मोहानी जैसे जो नेता थे वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। सरकार दमन का रास्ता अख्तियार कर चुकी थी और स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित करना शुरू कर दिया था और इसके साथ ही जो आंदोलन में शामिल होने वाले कार्यकर्ता थे उनकी गिरफ्तारी को शुरू कर लिया गया था। और सबसे पहले मैंने चर्चा की है, सी.आर. दास और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी प्रगति में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन हुआ दिसंबर 1921 में, जिसके अध्यक्ष सी.आर. दास चुने गए थे, परंतु वो जेल में थे, इसलिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इसी अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि अगले चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा और गांधी जी को कांग्रेस का सर्वे सर्वा डिक्टेटर आल इन आल घोषित कर दिया गया था। अब सारे डिसीजन गांधी जी के कंधे लाद दिए गए थे कांग्रेस के।
इसी अधिवेशन में हज़रत मोसानी ने कहा था कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग गांधी जी आप उठाइए, जिसे गांधी जी ने कहा था कि अभी तो भारत स्वराज्य के लिए भी तैयार नहीं है, अभी कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता की आप बात कर रहे हैं, और यह कहते हुए स्वीकार कर दिया था। जनवरी 1922 में गांधी जी ने अपील की थी कि ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि वो एक सर्वदलीय सम्मेलन करे, और वायसराय को एक पत्र भी लिखा था, परंतु ब्रिटिश सरकार भी झुकने को तैयार नहीं थी। यदि हम असहयोग आंदोलन को देखें तो इसकी प्रगति विभिन्न राज्यों में देखने को मिलती है, जिनमें पंजाब, राजस्थान, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई, गुजरात, मद्रास, आंध्र प्रदेश, मालाबार, बंगाल और बिहार। यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न लोगों ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। पंजाब, जैसे कि मैं चर्चा कर चुका हूँ, यहाँ लाला लाजपत राय की प्रेरणा से लाहौर में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालयों का बहिष्कार सफल रूप से संचालित हुआ था, और ये कार्यक्रम यहीं पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसी दौरान 1921 में ही यहाँ अकाली आंदोलन हुआ था, जो आरंभ में धार्मिक सुधारवादी आंदोलन था। इसे गांधी जी ने भी समर्थन प्राप्त कर दिया था, और यह कुछ समय के लिए असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया था। फलस्वरूप यह आंदोलन सफल रहा था, और नवंबर 1925 में ब्रिटिश सरकार ने सिख गुरुद्वारा एवं श्राइन एक्ट पारित किया था, और गुरुद्वारों की चाबियाँ आम जनता को सौंप दी थी। इसे चाबी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में भी आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय रहा। यहाँ सशक्त कृषक आंदोलन चला जा रहा था। यहाँ यह बात ध्यान देनी है कि यह सामंती रजवाड़ों वाला क्षेत्र था, जहाँ पहले ही बिजोलियों की जागीरदार के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, जिसे नेतृत्व प्रदान कर रहे थे सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मणिकलाल वर्मा। आगे चलकर मणिकलाल वर्मा ने राष्ट्रवादी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1938 में एग्जाम में पूछा गया है। 1921-22 के दौरान मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील आंदोलन शुरू हुआ था राजस्थान में ही। इसने जनजातियों को एक करने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी, और इन्हें एक होना था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। बम्बई प्रेसिडेंसी में भी जयराम दौलतराम, जो गांधी जी के घनिष्ठ सहयोगी थे, और स्वामी गोविंदानंद इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। गुजरात में देखा जाए तो यह आंदोलन काफ़ी सशक्त था। यहाँ कृष्णदास गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, और कृष्णदास ने गांधी जी के साथ बारदोली तालुके का भी निरीक्षण किया था। मद्रास में भी यह आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय था। यहाँ देखा जाए बकिंघम एवं कर्नाटक टेक्सटाइल्स मिल्स में 4 महीने की लंबी हड़ताल हुई थी, जिसे नेतृत्व प्रदान किया था थिरुविका ने। यहाँ सलेम के एक वकील थे, सलेम जगह है, जिनका नाम है सी राजगोपालाचारी। इन्होंने 1921 में अपनी वकालत छोड़ दी थी। आंध्र मोहाना क्षेत्र में भी आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। यहाँ कोंडा वेंकटपैया, एकलालेश्वर राव, टी प्रकाशम पट्टाभी सीतारामैया जैसे नेताओं का इसे समर्थन प्राप्त हुआ था, और यहाँ का व्यापारी वर्ग भी इस आंदोलन के पूरी तरह साथ था। इस क्षेत्र में उस दौरान कुछ देसी साहित्य भी लिखे गए, जैसे उन्नवा लक्ष्मी नारायण ने एक तेलुगु उपन्यास लिखा है मालपल्ली 1922 में। तो गांधी जी ने जो अपने कार्यक्रम अपनाए हैं नकारात्मक और सकारात्मक, उनका जिक्र इस उपन्यास में भी मालपल्ली में भी देखा जा सकता है। गुंटूर जिले के चिरालपलाल में डुगिराला गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में भी विरोध हुआ था, और ये भी सीधे असहयोग आंदोलन से जुड़ गया था। मालाबार क्षेत्र भी इसके लिए एक प्रमुख स्थान था। यहाँ 1921 में मोपला विद्रोह हुआ है। हालांकि मोपला विद्रोह इतिहास में कई बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो गांधी जी ने दौरा भी किया था। इरनाड और वल्लुवनाड तालुके में कहीं जगह तक पुलिस नियंत्रण समाप्त रहा। अनेक स्थानों पर यहाँ पर खिलाफत गणराज्य स्थापित किए गए, जिनके राष्ट्रपति थे मोहम्मद हाजी, कालागितल मोहम्मद, अली मुसलियार, सीदी कायातंगल, इब्जी कोयातंगल इत्यादि। पर बाद में जब इसने धार्मिक युग अख्तियार कर लिया, तब गांधी जी ने कहा था कि मोपलाव का असहयोग आंदोलन से संबंध नहीं है, इससे अपना संबंध समाप्त किया था, और ब्रिटिश सरकार ने मोपला विद्रोह को बर्बर तरीके से दबा दिया था। असम में भी यह आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। यहाँ सुरमा घाटी के चाय बागानों में चारगोला के कूलियों ने गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए अपने पारिश्रमिक में भारी वृद्धि की मांग की थी। 1921 की घटनाओं में असमिया साहित्य पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी की कविता जो है, इनमें इस आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। वैष्णव संप्रदाय के गीतों में भी गांधी जी को कृष्ण के समतुल्य बना दिया गया था।
बंगाल में सी आर दास ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था और सी आर दास के 3 चेले जुड़े थे। जैसे जो वीरेंद्र नाथ थे वो मिदनापुर में इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, और जे.एम. सेन गुप्ता चटगांव में, और सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में। सुभाष चंद्र बोस जब सी आर दास के पास आए थे तो सी आर दास ने कहा था कि आप गांधी जी के साथ जुड़े, पूरा देश असहयोग आंदोलन की प्रगति से जुड़ा है। सी आर दास की पत्नी बसंती देवी भी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही थी। इन्हीं के साथ इनकी कुछ महिला मित्र भी जेल की हवा खाकर आई थी। बिहार में भी आंदोलन ने अपनी काफ़ी पैठ जमाई थी, और इस प्रांत के बारे में तो स्वयं गांधी जी ने अपने आत्मकथा में लिखा है कि यह ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन की दिशा में सर्वाधिक ठोस कार्य हो रहा है। इसके नेता अहिंसा की सच्ची भावनाओं को समझते हैं। संयुक्त प्रांत में अब कांग्रेस काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी और यहाँ असहयोग आंदोलन ने अपनी पैठ जमाई थी। यहाँ अनेक नेता, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब राजनीति में कूदे थे। इनका पदार्पण इसी दौरान हुआ है। संयुक्त प्रांत के बुद्धिजीवियों पर गांधी जी का प्रभाव देखने को मिलता है, खासकर प्रेमचंद के उपन्यासों पर। उनमें भी प्रेमाश्रम है जो 1921 में लिखा है, रंगभूमि है जो 1925 में लिखा है। प्रेमचंद गोरखपुर के एक सरकारी विद्यालय में कार्य करते थे, वो इन्होंने तुरंत छोड़ दिया था जैसे गांधी जी ने अपील की थी, और आज जो समाचार पत्र वहीं से प्रकाशित होता था उसके लिए कार्य किया था, और काशी विद्यापीठ में इन्होंने अध्यापन शुरू किया था। मित्रों, मोपला विद्रोह पर एक अलग से ब्रीफली लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कुछ समय बाद। आप चैनल के टच में बने रहिए। गांधी जी ने जो 1 साल का समय दिया था वो अब टूट चुका था। गांधी जी का दिया हुआ वादा अब फेल हो गया था। यह आंदोलन सफल हुआ या नहीं हुआ, इसके आगे की राह क्या रही, इसको जानेंगे हम इससे अगले लेक्चर में। आप एक प्रश्न सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यद्यपि असहयोग आंदोलन अपने तत्कालिक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन इसके बाद के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। 250 शब्दों में लिखना है। इस पर भी हम इससे अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे अगला लेक्चर होगा चोरा चोरी कांड, जिसके बाद गांधी जी ने बैठक बुलाई, आंदोलन को समाप्त किया। फिर हम देखेंगे कि उस पर प्रतिक्रिया क्या रही, और फिर हम इसकी सफलता असफलता देखेंगे, और फिर इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ेंगे। आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में खिलाफत के मुद्दे की भूमिका रही। बी है, इसमें गांधी जी ने होम रूल सोसाइटी के मंच का उपयोग किया। या सी है, सुभाष चंद्र बोस पहली बार जेल गए। या डी है, मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर किए होंगे। कोई एक आध कंसेप्ट और फैक्ट बचा है वो इससे अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।